हेलो डियर फ्रेंड, आपका अपने यूट्यूब चैनल यूथ इमेजिनेशन एकेडमी पे सभी का स्वागत है। तो डियर फ्रेंड, हम हीट इंट्रैक्शन कर रहे थे और हीट इंट्रैक्शन का हम तीन तीन पार्ट कर चुके थे या चार पार्ट कर चुके थे। तो उसमें मैंने आपको वर्क डन निकालना सिखाया था। विभिन्न प्रोसेस पे कैसे वर्क डन निकालना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो चैनल का नाम भी चेंज हो गया है। चैनल का नाम चेंज होके हो गया यूथ इमेजिनेशन एकेडमी। तो आप सर्च करेंगे यूथ इमेजिनेशन एकेडमी तो आपको दिखेगा कि हाँ, उसका नाम चेंज हो गया है। तो हम आज बात करेंगे कि विभिन्न वर्क डन हम निकाल चुके हैं, विभिन्न प्रोसेस में कैसे वर्क डन निकालना है तो वो हम देख चुके हैं। मैंने आपको प्रोसेस पढ़ाए थे। प्रोसेस पढ़ाने के बाद मैंने आपको विभिन्न प्रोसेस पे वर्क डन निकालना सिखाया था। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी आपको। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, पिछली वाली वीडियो नहीं देखे हैं आप और नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर देख लिए हैं और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि यहाँ समझ में नहीं आया, तो हम फिर यहाँ से फिर हम उसको अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज हमारा हीट इंट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा। फिर जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं तो हम उस क्वेश्चन को लेंगे और फिर उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ बनाएंगे, देखेंगे कि किस हिसाब से कौन सा क्वेश्चन आया है और कितने कितने तरह से क्वेश्चन आए हैं हीट इंट्रैक्शन से। तो आप सभी का स्वागत है। आइए, आज हम एकदम धमाकेदार क्लास करेंगे और आज स्टार्ट करेंगे। जो भी हम वर्क डन निकाल चुके हैं उसका हम एक चार्ट बनाए हैं। एक चार्ट में उसको दर्शा दिया गया कि आप कभी रिकॉल करें, आपको याद करने की ज़रूरत हो तो आप पूरा प्रोसेस ना देख के आप एक ही बार में पूरा एक ही व्यू में पूरा जानकारी ले सके कि वर्क डन किस में कितना होता है। तो आज हम देखेंगे वर्क डन विभिन्न प्रोसेस पे क्या क्या था जो हम लोग निकाल चुके हैं। उसको मैंने यहाँ चार्ट द्वारा एकदम बेहतरीन तरीके से आप देख रहे होंगे कि मैंने चार्ट द्वारा इसको दर्शा दिया है। यहाँ पे आपको कुछ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कहीं वर्क डन दे दे किसी क्वेश्चन में तो आपको ये चार्ट याद रखनी है, यहाँ से आपको क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद हम चलेंगे कि हीट क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ओपन सिस्टम क्या होता है, वर्क फ्लो क्या होता है, फ्लो वर्क क्या होता है। तो हम बस यहाँ थोड़ा सा देखेंगे कि वर्क फ्लो क्या होता है। उसके बाद हम जब फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे तो उसमें हम बेहतरीन तरीके से और उसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि फ्लो वर्क कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। वो फर्स्ट लॉ में बताया जाएगा आपको कि विभिन्न अगर टरबाइन है तो कौन सा ओपन टर्ब, अगर टरबाइन हो गया, कंप्रेसर हो गया, आपका ब्लोअर हो गया, तो इन सब का वर्क डन कितना होगा फ्लो वर्क में। फ्लो वर्क क्या होता है हम लोग वहाँ कैलकुलेट करेंगे कि टरबाइन में कितना फ्लो वर्क होता है, आपका कंप्रेशन में कितना फ्लो वर्क होता है, तो वहाँ कैलकुलेट किया जाएगा फर्स्ट लॉ लगा के। तो यहाँ हम बस ये डिस्कस करेंगे कि आज चैप्टर समाप्त हो जाएगा आपका। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें और आज आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में जो इससे बाद आने वाली है उसमें हम लोग बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में भी आए हैं, उसको भी इंक्लूड करेंगे। जो हमसे बन सकते हैं वो भी मैं इंक्लूड करूँगा। करीब 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 जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं और जितने भी हीट इंटरेक्शन से क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे और उसको पढ़ेंगे। तो आज हम देखेंगे बस कि वर्क डन क्या होता है। उसके बाद हीट पढ़ेंगे। हीट में बस स्पेसिफिक हीट पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट पढ़ेंगे। उसके बाद आपका टीएस डायग्राम पे आपका आइसो कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट आइसोथर्मल और कांस्टेंट एडियाबैटिक या पोलियोट्रॉपी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन पे चलेंगे। तो आज आइए देखते हैं तो दोस्तों के कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे। तो आप देखिए ये क्लोज सिस्टम मैंने वर्क निकालना सिखाया था आपको इससे पहले वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाके वीडियो देखिए, तब समझ में आएगा कि वर्क डन कैसे निकाला जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और यहाँ से 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप मान के चलिए कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट अगर प्रेशर प्रोसेस है या कांस्टेंट प्रेशर है या आइसोबारिक प्रोसेस है तो उसमें वर्क डन कितना होगा। तो मैंने बताया था कि W अगर 1 से 2 वेरी करता है तो हमारा P इंटू V2 माइनस V1 1 से 2 पे वेरी करेगा। तो मैंने आपको बताया था क्या दोस्तों, क्या फ्रेंड बताया था, क्या स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट जितने भी हमारे फ्रेंड हैं तो बताया था मैंने कि वर्क डन कितना होगा P इंटू V2 माइनस V1 होगा। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं इसको,
यहाँ अगर V2 और V1 का मान रखें तो यहाँ से हम MRT T2 और MRT1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम MR कॉमन ले लिए तो ये हो गया T2 माइनस T1। तो बस इतनी सी याद रखनी है कि अगर आपको कहीं कांस्टेंट प्रेशर पे क्लोज सिस्टम दे दे या नॉन फ्लो प्रोसेस दे दे तो उसका वर्क डन कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। और ये क्वेश्चन में पूछेगा आपको कि क्लोज अगर कांस्टेंट प्रेशर पे है, क्लोज सिस्टम है, तो उसमें वर्क डन कितना होगा। 4 ऑप्शन में ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो आगे है आपका कि कांस्टेंट वैल्यूम या आइसोबारिक। कांस्टेंट वैल्यूम या आइसोबारिक मैंने आपको बताया था कि वर्क डन अगर कांस्टेंट प्रेशर पे है तो वर्क डन कितना होगा। अगर वर्क डन कांस्टेंट वैल्यूम पे हो जाता तो वो अगर W 1 से 2 वेरी करता है तो मैंने बताया था P इंटू dV होगा, जहाँ V कांस्टेंट हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैंने आपको इतनी सी बारीक बात बताई थी। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि दिया है आपका कांस्टेंट वैल्यूम पे आइसोबारिक पे वर्क डन कितना होगा, तो 0 होगा। और आप देखेंगे कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे मैंने आपको वर्क डन निकालना सिखाया था और मैंने वर्क डन कितना निकाला था कि 1 से 2 अगर वेरी करता है तो P1 V1 इन P1 अपॉन P2। और भी बताया था आपको कि RT इन P1 अपॉन के P2 और MRT इन V2 अपॉन के V2। तो मैंने ये आपको सारे इससे पहले वीडियो में निकलवा के दिखा चुका हूँ। मैंने बस यहाँ एक समरी नोट किया है, जो जो हम वहाँ कैलकुलेट किए थे वो हम एक चार्ट में बस रिप्रेजेंट कर दिए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है। तो यहाँ एडियाबेटिक देखेंगे आप तो W1 से 2 जा रहा है तो P1 V1 माइनस के P2 V2 अपॉन के गामा माइनस 1 या MR माइनस T2 अपॉन के गामा माइनस 1 होगा। यहाँ देखेंगे कि पोलियोट्रॉपिक है, 1 से 2 जा रहा है तो P1 V1 माइनस के P2 V2 माइनस अपान के गामा माइनस अपान के N माइनस 1 और MR माइनस के T2 अपॉन के N माइनस 1। तो ये रहा आपका जो हम क्लोज सिस्टम में, नॉन फ्लो प्रोसेस में और विभिन्न प्रोसेस में जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे वर्क डन, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग एक बार नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम जिक्र करेंगे कि हीट क्या होता है। तो हीट एक क्या है, टेम्परेचर फेनोमिना है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर हीट बढ़ती है, टेम्परेचर घटाने पर हीट घटती है। यह एक क्या है, टेम्परेचर फेनोमिना है। तो आप एक सिंपल सा फॉर्मूला जानते होंगे, इसको मिटा रहा हूँ मैं, आप देखेंगे कि चलिए इसको मिटा दे रहा हूँ, फिर हम लोग हीट पढ़ेंगे। हीट क्या होता है इसमें बस हम जनरली हीट के बारे में पढ़ेंगे। हीट हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। वहाँ जब हम फ्लो वर्क पढ़ेंगे तो वहाँ हीट का जिक्र आएगा। तो वहाँ मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूँगा कि हीट क्या होता है और कैसे फ्लो करता है। यहाँ मैं एक बस जनरली सब आपको बता दूँ कि हीट क्या होता है और हीट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हीट आपको दिया हो क्वेश्चन में तो हीट किस तरह पर रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे वर्क होता है वैसे ही हीट को भी कैलकुलेट किया जाता है। तो आप एक जनरल सा फार्मूला पढ़े होंगे कि डेल क्यू बराबर होता है MC डेल टी। तो ये आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, डेल क्यू बराबर क्या होता है, MC डेल टी। तो इससे क्या किया जाता है कि हीट को कैलकुलेट किया जाता है या और इसको टेम्परेचर, जैसे कि वर्क को कैलकुलेट किया जाता है वैसे हीट को भी कैलकुलेट किया जाता है। जैसे वर्क को वॉल्यूम पे रिप्रेजेंट किया जाता है या वर्क वॉल्यूम पे कैलकुलेट की जाती है, तो हीट टेम्परेचर पे कैलकुलेट की जाती है। तो आप समझ रहे होंगे। मैं यहाँ लिखता हूँ ओपन या फ्लो सिस्टम। यहाँ लिखता हूँ ओपन आर फ्लो सिस्टम, ओपन या फ्लो वर्क या सिस्टम। तो आप देख रहे होंगे डियर फ्रेंड, फ्लो सिस्टम्स, ओपन या फ्लो सिस्टम आप देख रहे होंगे। तो ओपन या फ्लो वर्क क्या होगा, तो लिख लीजिए फ्लो वर्क क्या होगा, फ्लो वर्क के बारे में हम देख लेते हैं। फ्लो वर्क क्या होगा, तो आपका फ्लो वर्क होगा डियर फ्रेंड, फ्लो वर्क किसे बोलेंगे, देखिए आप फ्लो वर्क किसे बोलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब फर्स्ट लॉ आएगा तब हम वहाँ कैलकुलेट करेंगे। ये एक फ्लो समझ लिए,
ये एक क्या है, ये एक डिज़ाइन है, आप देख रहे होंगे। तो ये एक फ्लो सिस्टम है। अगर यहाँ से कोई हीट जा रही है तो यहाँ से बाहर निकल रही होगी, या यहाँ से V1 यहाँ है तो यहाँ V2 हो जाएगी। तो बस इतना से कैलकुलेट किया। टरबाइन पे अगर देखें तो टरबाइन पे अगर देखेंगे तो टरबाइन पे अगर देखेंगे, या आप ऐसे कर एक एक क्या करिए कि ऐसे एक डिज़ाइन लीजिए। ये भी एक क्या हो गया, ये भी एक हो गया आपका, क्या हो गया, एक डिज़ाइन हो गया। और यहाँ से अगर V1 है और ये V2 है, और यहाँ से हम हाइट इसका H1 ले लें और यहाँ से हाइट H2 ले लें, तो इस पे हम लोग फ्लो वर्क कैलकुलेट करेंगे। यहाँ हम बर्नौली थ्योरम भी लगा के देखेंगे कि आने वाले समय में कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हीट की हम बात फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हीट क्या होती है। उसके बाद हम बस यहाँ थोड़ा सा जनरली देख लेते हैं कि फ्लो वर्क क्या होता है, उसका डिफिनेशन क्या होता है। यहाँ बस हम उतना कैलकुलेट करेंगे। तो लिखिए द फ्लो वर्क significant only in a flow significant the flow significant only in a flow are open system represent the represent 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 the represent the energy transfer represent the energy क्या एनर्जी ट्रांसफर क्या कह रहा है। सिंपल सी भाषा में क्या है कि फ्लो सिस्टम वो होता है जो एनर्जी को ट्रांसफर करता है एक एंड से दूसरे एंड पे। बस इतनी सी जानता है, जितनी एनर्जी यहाँ से जा रही है उतनी एनर्जी वो दूसरे सिरे से अगर निकल रही है या दूसरे सिस्टम को दे रहा है। एक सिस्टम से हम एनर्जी को दें और उसी सिस्टम से दूसरी तरफ से निकले तो उसे बस फ्लो प्रोसेस कहते हैं कि मतलब जाए और निकल जाए। बस इतना सा याद रखना है। वो फ्लो सिस्टम में क्या किया जाए कि अगर किसी सिस्टम में एनर्जी दें और वो सिस्टम दूसरे को फ्लो कर दे तो उसे हम फ्लो सिस्टम कहते हैं। बस इतना सा याद रखना है। तो आप देखिए the flow significant only in a flow or open system represent the energy transferred उसके बाद across the system boundary across the system or system boundary across the system boundary। तो कह रहा है कि फ्लो वर्क वो होता है जो सिस्टम की बाउंड्री से बाहर जाता है। तो मैंने आपको क्लोज सिस्टम भी पढ़ाया था, ओपन सिस्टम भी पढ़ाया था, आइसोलेटेड सिस्टम भी पढ़ाया था। तो मैंने ओपन सिस्टम का जिक्र किया था वहाँ पे कि ओपन सिस्टम क्या होता है, जहाँ एनर्जी और वर्क या जहाँ हीट एंड वर्क या एनर्जी और मास का ट्रांसफ़र हो सके उसे फ्लो सिस्टम कहते हैं या ओपन सिस्टम कहते हैं। तो वही है ये। तो उसी पे हमारे जितने भी इक्विपमेंट आधारित हैं, जैसे टरबाइन हो गया, ब्लोअर हो गया आपका, फिर कंप्रेसर हो गया। मैं ये फर्स्ट लॉ में आपसे डिस्कस करूंगा, फिर वहाँ हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे कि कितना हीट और कितना वर्क जा रहा है और कितना आ रहा है। तो बाउंड्री ऑफ द सिस्टम as a result of the energy imported यानी ट्रांसफर करना यानी इंपोर्ट कर देना, एक जगह से दूसरी जगह क्या करना, पहुंचा देना। क्या होता है कि हम अगर कोई सामान लाते हैं मार्केट से और मार्केट में कहाँ से आ रहा है, कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, तो वही बात है। अगर एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह भेज देना मतलब इंपोर्ट कर देना। imported to the
imported to the fluid by पंप, या तो वो पंप होगा या ब्लोअर होगा, या और कंप्रेसर होगा, कंप्रेसर होगा, या आपका कंप्रेसर टू मेक द fluid flow across the control वॉल्यूम। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि अगर कोई सिस्टम है, मान लीजिए ये कंट्रोल वॉल्यूम है आपका, ठीक है। कंट्रोल वॉल्यूम मानिए कैसे बनाते हैं, ये मानिए एक सिस्टम है आपका, ये एक सिस्टम हो गया, आपका, और ये मान लीजिए एक कंट्रोल वॉल्यूम है आपका, ये कंट्रोल वॉल्यूम मान लीजिए है। अगर कह रहा है कि इस सिस्टम से अगर यहाँ से कोई फ्लूइड यहाँ से कोई जा रहा है, यहाँ से कोई फ्लूइड जा रहा है और यहाँ से निकल रहा है, तो इसे कहेंगे फ्लो वर्क। तो बस इतना सा जानना है आपको कि फ्लो वर्क किसे बोलेंगे। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ फ्लो वर्क क्या होगा, dW इज इक्वल टू डेल W इज इक्वल टू इनिशियल से फाइनल पहुँच जाए, इनिशियल से अगर फाइनल जाए तो ये क्या होगा, VdP होगा। तो इतनी सी बात आपको समझ में आई, क्या कहेंगे, VdP होगा। तो इसको हमको याद रखना है। अगर मान लीजिए इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें, तो VdP होगा। अगर इसको देखिए, ये P हो गया, ये V हो गया, ये मान लीजिए एक कोई सिस्टम है या प्रोसेस है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम P पे, तो ये ऐसे होगा। तो आप बस इतना जान लीजिए कि यहाँ फ्लो वर्क क्या होता है, उसके बाद हम हीट की बात करेंगे। फ्लो वर्क बस इतना होता है कि वो क्या होता है कि अगर W 1 से 1 जा रहा है या 1 से 1 जा रहा है, तो साइकिल इनिशियल से फाइनल VdP। तो हमको बस इतना सा याद रखना है कि फ्लो वर्क क्या होता है। तो देखिए, द फ्लो वर्क सिग्निफिकेंट ओनली इन ए फ्लो ओपन सिस्टम रिप्रेजेंट द एनर्जी ट्रांसफर। क्या होता है कि वो रिप्रेजेंट द एनर्जी ट्रांसफर होता है उस फ्लो सिस्टम में, रिप्रेजेंट द एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम एज रिजल्ट द एनर्जी इनपुट ऑफ द फ्लो। और वो क्या करता है, एनर्जी को फ्लो करता है किसमें, फ्लूइड में, एक जगह से दूसरी जगह। बस इतनी सी बात याद रखनी है कि फ्लो सिस्टम क्या होता है और फ्लो वर्क क्या होता है। तो इनिशियल से फाइनल VdP, और ये कर्व बना लीजिएगा और इसको ध्यान में रखिएगा, हम वहाँ बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। अब हम पढ़ेंगे कि हीट क्या होता है। तो एक इससे पहले आपको एक नोट्स लिख लीजिए, आप एक नोट्स लिख लीजिए क्या होता है। देखिए नोट्स में क्या लिखा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा है। नोट्स में स्टार लगा के लिख लीजिए, द क्लोज सिस्टम। अगर कोई क्लोज सिस्टम है, कह रहा है द क्लोज सिस्टम, यदि कोई क्लोज सिस्टम है तो वर्क इज ऑब्टेन्ड कह रहा है कि ऑब्टेन्ड, अगर कोई क्लोज सिस्टम है तो वर्क ऑब्टेन्ड होगा किस पे रिप्रेजेंट होगा, बाय प्लॉटिंग इट्स वॉल्यूम, बाय प्लॉटिंग किस पे, इट्स
ऑन वॉल्यूम। किस पे वर्क किस पे कैलकुलेट किया जाता है, तो वॉल्यूम पे कैलकुलेट किया जाता है, वॉल्यूम एक्सिस। मैंने आपको ये बता रखा है जैसे कि अगर हम इस पे कैलकुलेट करें, अगर ये कांस्टेंट प्रेशर पे है तो ये कितना होगा, ये वर्क डन होगा, क्या होगा, ये वर्क डन होगा। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बता रखा है कि कितना वर्क डन होगा, तो आपको मैंने पहले वीडियो में बता रखा है। तो आप देख रहे होंगे कि वर्क किस पे कैलकुलेट होता है, तो वॉल्यूम एक्सिस पे कैलकुलेट होता है। अब हीट किस पे कैलकुलेट होगा, तो हीट को दिया है, और ओपन सिस्टम वर्क डन इज कैलकुलेटेड बाय प्लॉटिंग ऑन इट्स प्रेशर वैल्यू। अगर ये क्लोज सिस्टम में क्या होता है, क्लोज सिस्टम में वॉल्यूम पे कैलकुलेट किया जाता है क्या, वर्क डन। ओपन सिस्टम में आप वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ लिख लीजिए एंड ओपन सिस्टम या ओपन सिस्टम होगा तो वर्क किस पे कैलकुलेट होगा, तो वर्क इज क्या होगा, वर्क इज तो वर्क इज तो वर्क किस पे कैलकुलेट होगा, तो ओपन सिस्टम वर्क इज obtained the closed system work is obtained by plotting the volume axis, and open system work is obtained by plotting किस पे, on प्रेशर एक्सिस, किस पे, प्रेशर एक्सिस पे। अगर क्लोज सिस्टम में वर्क डन हमको ज्ञात करना होगा तो किस पे ज्ञात करेंगे हम, वो ज्ञात करेंगे हम किस पे, वो ज्ञात करेंगे आपका वॉल्यूम एक्सिस पे। अगर ओपन सिस्टम में वर्क डन ज्ञात करना है तो हम ज्ञात करेंगे प्रेशर एक्सिस पे। बात इतनी सी समझ में आई आपको? अगर बात इतनी सी समझ में आई तो लाइक कर दीजिए, लाइक भी करिए। बात इतनी सी समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे हीट क्या होता है। ये हो गया आपका ओपन सिस्टम या फ्लो वर्क हो गया आपका, बस इतना ही था इसमें, और इतना याद रखिएगा। फिर हम वहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में फ्लो वर्क ज्ञात करेंगे कितना होगा, और वहाँ पढ़ेंगे कि ओपन सिस्टम में कैसे ज्ञात करते हैं फ्लो वर्क। अब हम पढ़ेंगे कि हीट क्या होता है। हीट एक होता है वो टेम्परेचर फेनोमिना होता है। क्या मैंने बताया था कि ये पाथ फंक्शन है और ये बाउंड्री फेनोमिना है। मैंने आपको बताया था कि यह एक पाथ फंक्शन है, हीट जो होता है वह एक पाथ फंक्शन है और बाउंड्री फेनोमिना है, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हम जितना टेम्परेचर देंगे मतलब हीट देंगे, जितना टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे उतनी हीट होगी। तो हीट जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो हीट को जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, आपको क्या पढ़ाया गया होगा कि हीट की हम बात करें, हीट या स्पेसिफिक क्या, हीट या स्पेसिफिक हीट रेशियो, स्पेसिफिक हीट क्या रेशियो। तो यहाँ हम हीट देखेंगे पहले कि हीट क्या होता है, उसके बाद हम चलेंगे हीट स्पेसिफिक हीट रेशियो। तो आप जान रहे होंगे डियर फ्रेंड, आप जान रहे होंगे कि आपको बताया गया होगा, एक फार्मूला बताया गया होगा आपको, एक फार्मूला क्या बताया गया होगा कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, mc डेल्टा T होता है। आप ये फार्मूला पढ़े होंगे। तो हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल T, यानी टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है कि हीट क्या है। तो हीट को बस हम यहाँ पे ये फार्मूला पढ़ लीजिए। हीट को हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। यहाँ पर बस जान जाइए कि हीट क्या होता है। तो हीट होता है mc डेल टी होता है। और लिख लीजिए कि वेयर में क्या लिखेंगे आप, वेयर में लिखिए Q क्या है, Q हीट है, M क्या है, तो M क्या है, मास है,
m क्या है, मास है। यहाँ c क्या है, तो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट है, क्या है, स्पेसिफिक हीट है। और डेल टी क्या है, तो टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर टेम्परेचर क्या है, डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। बात इतनी सी समझ में आई। क्या है, हीट को हम क्या कहेंगे, एम सी डेल टी, यानी टेम्परेचर डिफरेंस पे क्या करता है, हीट डिपेंड करता है। हीट का हीट क्या है, तो क्यू हीट है, या मास है, सी स्पेसिफिक हीट है, और डेल टी टेम्परेचर डिफरेंस है। तो यहाँ एक नोट से लिख लेते हैं, यहाँ दिख रहा है, ठीक है, यहाँ दिख रहा है। तो लिखेंगे हीट हीट फ्लो आउट, हीट हीट फ्लो आउट, हीट फ्लो आउट। अगर हीट सिस्टम फ्लो आउट हो रहा है सिस्टम से, ऑफ ए सिस्टम, ऑफ ए ऑफ ए सिस्टम, क्या हो रहा है कि हीट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है सिस्टम से। अगर हीट सिस्टम से फ्लो हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, is taken एज निगेटिव। अगर सिस्टम से हीट फ्लो हो रहा है तो वहाँ क्या लेंगे, हम निगेटिव लेंगे। तो कह रहा है कि हीट फ्लो आउट ऑफ ए सिस्टम, कह रहा है कि ऑफ ए सिस्टम टेकन एज निगेटिव, टेकन एज क्या, निगेटिव। वाई अगर सिस्टम से फ्लो हो रहा है हीट तो उसे हम निगेटिव लेंगे। अगर कोई बाहर से सिस्टम को दे रहा है, अगर वाइल हीट फ्लो हीट फ्लो क्या, हीट फ्लो इनटू ए सिस्टम, इनटू ए सिस्टम। अगर हीट सिस्टम में दी जा रही है, अगर हीट सिस्टम में दी जा रही है, हीट फ्लो इनटू ए सिस्टम वाइल हीट फ्लो इनटू ए सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव। तो आप बात इतनी सी समझ में आई। नहीं समझ में आई तो एक देखिए, ये एक सिस्टम हो गया, ये एक सिस्टम हो गया, ये क्या है, सिस्टम है, इसको हम सिस्टम ले लेते हैं। ये सिस्टम अगर हीट इसमें दे रहे हैं हम तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्यू प्लस होगा। बात इतनी सी समझ में आई। अगर इससे हम किसी इससे हीट बाहर निकल रही है, अगर इस सिस्टम से बाहर निकल रही है तो ये निगेटिव होगा, निगेटिव यहाँ क्यू क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो बात इतनी सी समझ में आई आपको कि अगर जहाँ हीट किसी सिस्टम में दी जाए तो वो पॉजिटिव है, अगर सिस्टम से भी हीट दी जाए तो वो निगेटिव होगा। तो सिस्टम से अगर हीट बाहर निकल रही हो तो निगेटिव, अगर सिस्टम में हीट जा रही हो तो पॉजिटिव। तो आपसे ऐसे कई क्वेश्चन पूछेगा, आपको कह देगा कि एक सिस्टम अब्जॉर्ब हीट 25 डिग्री प्लस के 25 डिग्री या केवल 25 डिग्री कह देगा, हीट फ्लो इनटू द सिस्टम 25 डिग्री, हीट आउट ऑफ द सिस्टम इज 30 डिग्री, तो माइनस का 30 डिग्री लिख लेगा। फिर से कह रहेगा कि हीट फ्लो इनटू द सिस्टम इज 50 डिग्री, तो यहाँ प्लस लिख लेंगे 50 किलो जूल। अगर कहेगा हीट आउट ऑफ फ्लो ऑफ द सिस्टम इज 20 डिग्री 20 किलो जूल, तो यहाँ माइनस लिख लेंगे और इसको हम कैलकुलेट करेंगे, जितना आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इस साइन कन्वेंशन निकलवाना जरूरी था। तो आप समझ लीजिए कि ये होता है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे अब कुछ नहीं करना है, आगे आपको थोड़ा सा बस 1-2 पॉइंट और लिखना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका। तो एक और पॉइंट यहाँ लिख लीजिए आप कि अगर हीट लाइक वर्क है, हीट क्या है, एक वर्क है, हीट लाइक वर्क आल्सो
आल्सो ए पाथ फंक्शन। मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि हीट क्या है, वर्क की तरह काम करता है, और यह एक पाथ फंक्शन है, और ये इन एग्जैक्ट या इनपरफेक्ट डिफरेंशियल है। तो मैंने आपको पहली क्लास में ये सब बताई थी, आपको याद होगी तो अच्छी बात है, और नहीं भी याद होगी तो भी अच्छी बात है, क्योंकि इससे मेरा कुछ जाने वाला नहीं है। तो इज फंक्शन पाथ फंक्शन सो इज इनएग्जैक्ट क्या है, डिफरेंशियल, इनएग्जैक्ट आर इम्परफेक्ट डिफरेंशियल्स। बात इतनी सी समझ में आई। मैंने आपको बता रखा था कि हीट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो एक वर्क है और वर्क की तरह काम करता है, एक पाथ फंक्शन है। जब वर्क एक पाथ फंक्शन है और हीट भी एक पाथ फंक्शन है तो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो इम्परफेक्ट डिफरेंशियल भी है। तो बस बात इतनी सी याद रखनी है आपको। ये ऊपर का मैं मिटा रहा हूँ, ये ऊपर का मिटा के एक दो पॉइंट और है, उसके बाद इस चैप्टर को समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो आप नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक और पॉइंट है, आप लिख लीजिए यहाँ पे, क्या है कि ये हो गया। अब हम अब किस पे, ये तो हीट की बात हो गई, यहाँ हीट की हम बात कर रहे थे, ये हीट की बात हो गई। तो हीट, ये सारी चीजें हीट में इंक्लूडेड है। हम हीट की जहाँ बात आएगी ये सारे पॉइंट याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में भी ये काम में आएगा और हमारे नॉलेज में रहेगा तो आगे भी काम में आएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी काम आएगा और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी काम आएगा। एंट्रोपी पढ़ेंगे वहाँ भी काम आएगा, एंथैल्पी पढ़ेंगे वहाँ भी काम आएगा। सब इस पे डिपेंड करेगा क्यू पे। अगर क्यू हमको याद है और ये सारे साइन याद हैं तो हमको कितने सारे चैप्टर में ये फायदा देगा, आप वहाँ देखेंगे। तो यहाँ हम पढ़ेंगे क्या, यहाँ हम स्पेसिफिक हीट रेशियो, स्पेसिफिक दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट रेशियो पढ़ेंगे, स्पेसिफिक हीट रेशियो, ठीक। मैंने अभी हीट उसमें लिखा था और बाई करके आपको लिखा था क्या कि स्पेसिफिक हीट रेशियो। तो स्पेसिफिक हीट रेशियो क्या होता है, तो इसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। और गामा बराबर क्या होता है, तो गामा बराबर CP/Cp होता है। और यहाँ Cp इज ग्रेटर देन, यहाँ क्या होगा, Cp इज ग्रेटर देन Cv होगा, इतना आपको पता है। तो R बराबर हम क्या लिख देते हैं, Cp-Cv, यहीं से होता है। तो ये होता है। तो आप देख रहे होंगे कि गामा स्पेसिफिक हीट रेशियो क्या होती है, CP/Cv होती है। यहाँ Cp क्या है, कांस्टेंट वैल्यूम पे स्पेसिफिक हीट। तो Cp क्या है, कांस्टेंट वैल्यूम स्पेसिफिक हीट। तो आपको इसका मान कितना बताया गया होगा, आपका इसका वैल्यू बताई गई होगी। तो आप याद रखिए 1.005 किलो जूल पर केजी इंटू केल्विन होता है। तो आपको ये अगर कहीं इसका मान पूछ ले तो आप ये याद रखेंगे कि 1.005 किलो जूल पर केजी होता है। अगर सीवी की बात करें तो देखिए आप, इसको थोड़ा मिटाते हैं, फिर यहाँ हम सीवी की बात करते हैं। यहाँ सीवी की बात करते हैं तो सीवी क्या होगा, सीवी आपका होगा कांस्टेंट, यहाँ प्रेशर होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या, कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट, और कांस्टेंट वैल्यूम पर क्या, स्पेसिफिक हीट। इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू आप जानते होंगे, इसकी वैल्यू होगी 0.718 किलो जूल पर केजी इंटू केल्विन। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अगर कहीं मान पूछ ले सीबी का, किसी क्वेश्चन में दे दे, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले कि सीबी का मान कितना होगा,
तो ये याद रखना है 0.718 किलो जूल पर के जी इंटू केल्विन। और आगे है, आगे अगर आर का मान पूछ ले, यहाँ से आर का मान पूछ ले तो आप जहाँ आपको पता होगा 287 किलो जूल प्रति केजी इंटू केल्विन। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि क्या होगा अगर पूछ ले कि स्पेसिफिक हीट रेशियो क्या होता है, तो वो पता होगा आपको CP अपन CB होता है, और CP क्या होता है, ग्रेटर होता है CB से। ये भी क्वेश्चन में इंक्लूडेड होगा, आपसे बोलेगा कि CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CB और CP, फिर पूछ लेगा उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा CP इज ग्रेटर देन CB या CB या बोथ आर इक्वल या नन ऑफ दिस। तो उसमें आपको 4 ऑप्शन में ये ऑप्शन आपको याद रखना है कि CP हमेशा ग्रेटर होता है किससे, CB से। तो आगे देखिए CP का मान क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यूम कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट होगा और 1.005 किलो जूल पर केजी इंटू केल्विन होगा। अगर CB का मान पूछे तो 0.718 किलो जूल पर केजी, अगर R का मान पूछे तो 0.287 होगा किलो जूल पर केजी होगा। अब हम एक और छोटा सा टॉपिक है वो देख लेते हैं, फिर क्लास को समाप्त करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, SSC JEE को लेके मैकेनिकल के जितने भी पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वहाँ से हम क्वेश्चन देखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वहाँ बहुत मजा आने वाला। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो आप वहाँ पढ़ेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, ppm1 क्या होता है। फिर हीट पढ़ेंगे, फ्लो वर्क पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे कि जैसे कि एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। तो यहाँ देखिए आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ TS डायग्राम, वेरियस प्रोसेस लिखेंगे, वेरियस प्रोसेस लिखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन वेरियस प्रोसेस ऑन TS डायग्राम। कहाँ, ऑन TS डायग्राम। ठीक, तो आप देखिए कि TS डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप मान लीजिए कि एक TS डायग्राम है, यहाँ T बना लीजिए, यहाँ S बना लीजिए। बात इतनी सी समझ में आई। हम इसको ऐसे भी बना सकते थे, ये हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, ये कांस्टेंट टेम्परेचर है, ये क्या है, कांस्टेंट एडियाबैटिक है। बात इतनी सी समझ में आई। तो इसको आप बना लीजिए n बराबर गामा, और इसको बना लीजिए आप n बराबर 1। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता रखे हैं। आपको PV डायग्राम पे जब रिप्रेजेंटेशन करा रहे थे तो हाँ मैंने बताया था कि कांस्टेंट वैल्यूम क्या होगा। उसको अगर आपको फार्मूला ये याद हो, PV की पावर K बराबर कांस्टेंट, तो इस पे हमने रख के कांस्टेंट प्रेशर पे देखा था कि K का मान क्या होगा। तो आपको याद होगा कि K कांस्टेंट वैल्यूम पे, अगर कांस्टेंट वैल्यूम पे देखें तो K का मान क्या होगा, तो ये इनफाइनाइट होगा। कांस्टेंट प्रेशर पे देखें तो K का मान क्या होगा, तो 0 होगा। आपको मैंने बताया था अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे देखें तो K का मान क्या होगा, तो 1 होगा। अगर एडियाबैटिक देखें, यहाँ एडियाबैटिक पे देखें, एडियाबैटिक पे क्या होगा, तो K का मान क्या होगा, गामा होगा। अगर पोलियोट्रॉपी की बात करें, पोलियोट्रॉपी की तो K का मान क्या होगा, तो n होगा। तो ये सारे मैंने मान आपको निकलवा चुके थे इससे पहले वीडियो में। मैंने रिप्रेजेंटेशन जब कराया था क्या कि आपको प्रेशर और वैल्यूम पे या PV डायग्राम पे जो भी मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन करना सिखाया था, वहाँ मैंने बताया था कि PV की पावर K बराबर कांस्टेंट होगा, तो ये सारी वैल्यू आएंगी K की। और मैंने वहाँ बताया था कि ये सारे प्रोसेस हैं जो ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो ये देखिए आप, ये टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ मैंने आइसोथर्मल ले लिया, यहाँ हीट कांस्टेंट है तो यहाँ पे मैंने एडियाबैटिक ले लिया।
यहाँ कहीं आएगा आपका क्या, पोलियोट्रॉपिक बीच में, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, तो आपका होगा क्या, यहाँ 1 लिख लीजिए, यहाँ n लिख लीजिए, यहाँ गामा लिख लीजिए। बात इतनी सी समझ में आई, बात इतनी सी समझ में आई। अगर ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो इसको ऐसे बना लीजिए, यहाँ 1 होगा, यहाँ n होगा और यहाँ गामा होगा। बात इतनी सी समझ में आई। 1 से बड़ा n का मान होता है n से, ये 1 बड़ा होता है n से, और गामा बड़ा होता है n से, n बड़ा होता है गामा से। तो बात इतनी सी समझ में आई। अब यहाँ ऊपर क्या होगा, यहाँ कहीं कांस्टेंट वॉल्यूम होगा और यहाँ कहीं कांस्टेंट प्रेशर होगा। तो ये समझिए कि ये कांस्टेंट प्रेशर हो गया, तो यहाँ n की वैल्यू क्या होगी या k की वैल्यू क्या होगी, तो आप देखेंगे यहाँ देखेंगे कि n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी और यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। तो इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, ये हो गया कांस्टेंट हीट ट्रांसफर, ठीक। ये हो गया पोलियोट्रॉपिक, पोलियोट्रॉपिक हो गया ये आपका, ये पोलियोट्रॉपिक हो गया, ये एडियाबैटिक हो गया है, एडियाबैटिक। तो बात इतनी सी समझ में आई आपको, बात इतनी सी समझ में आई। ऐसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है किसका, टीएस डायग्राम पे विभिन्न प्रोसेस का। अगर यहाँ से कहीं क्वेश्चन पूछ ले तो आपको याद रखना है कि ऐसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो। अगर अच्छा लगा तो आप शेयर भी करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि एसएससी जेईई मैकेनिकल की यहाँ तैयारी कराई जा रही है और बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। अगर आप क्लास लेते हैं तो गारंटी मान के चलिए कि आपको एसएससी जेईई का जब पेपर देने बैठेंगे आप, तो इससे बाहर कुछ देखने को नहीं मिलेगा। बेसिक क्वेश्चन आते हैं, वही आपको पढ़ाया जा रहा है। मैं ज़्यादा डीप में भी नहीं जाता हूँ कि जिससे कि वहाँ से क्वेश्चन ही ना आए, पढ़ाने से क्या मतलब होगा, फिर हम भी अपना एनर्जी लॉस करें और फ़ायदा भी ना हो। तो एनर्जी वहाँ लॉस किया जा रहा है जहाँ आपको फ़ायदा हो। तो आप चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूथ इमेजिनेशन मैकेनिकल एकेडमी, आप यूथ इमेजिनेशन एकेडमी आप याद रखिएगा कि यूथ इमेजिनेशन एकेडमी क्या होता है। तो बार बार मैकेनिकल आ रहा है, जो नाम चेंज हो गया है, तो वो है यूथ इमेजिनेशन एकेडमी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।